हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी अपनी तैयारी को एक बेहतर अनुमान पर पहुंचाना चाहते हैं तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी जीके सीरीज को। हमारी पिछली दोनों क्लास जो थी वो थी बांध और नदियों के ऊपर, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो आपने एक एक्ट पढ़ा होगा जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्यों बना? हमारे देश में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जानवरों के शिकार को रोकने के लिए इस नियम को बनाया गया, और इस नियम के अनुसार कुछ क्षेत्र जो हैं उनको चिन्हित किया था। हमारे इस प्रोटेक्शन एक्ट में 35(4) सेक्शन जो है उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई क्षेत्र किसी खास किस्म के जानवर या हमारी जो वनस्पति होती है उसको अगर संरक्षण देता है तो उसे हम राष्ट्रीय उद्यान या फिर हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व जिन्हें हम जैव विविधता मंडल कहते हैं उसमें हम उसको बांट सकते हैं। तो आइए हम एक एक कर इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा जो अलग क्षेत्र रखा जाता है, अलग क्षेत्र रखा जाता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ये परिभाषा है आपकी राष्ट्रीय उद्यान की, जिसे हम नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण मतलब जो भी हमारे जिस भी क्षेत्र को अलग रखा गया है उस क्षेत्र का प्राकृतिक पर्यावरण क्या होगा और उसको संरक्षण दिया जाएगा किसमें? राष्ट्रीय उद्यान। और 35(4) सेक्शन में बताया गया है कि कोई भी क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कब होगा? जब वो इस सेक्शन में दी हुई कुछ शर्तों को मानेगा तो उसे फिर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान आपने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य पर कि वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहा जाता है। तो समझ लेते हैं हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य को कि ये किसी विशेष प्रजाति या फिर वनस्पति, हमारी कोई खास किस्म की प्रजाति या फिर वनस्पति का क्या करती है? संरक्षण करती है। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं? जिसमें किसी एक प्रजाति या कुछ खास किस्म की प्रजातियों का या वनस्पतियों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। और इसमें कुछ हद तक हम जानवर भी चरा सकते हैं, कुछ हद तक जानवर चराने
अगर हमें लकड़ी लेना है, लकड़ी इकट्ठा करना हो, लकड़ी एकत्रित करने और पर्यटन करने की अनुमति होती है। मतलब इसमें इतने ज़्यादा नियम, इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। इसमें आप कुछ हद तक जानवर भी चरा सकते हैं, अगर जंगल से लकड़ी एकत्रित करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर घूमना है तो उसकी अनुमति होती। ये था आपका वन्य जीव अभयारण्य। अब समझते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो वो समझ लेते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है कि इसमें जब किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए, तो ये क्षेत्र क्या होता है, किसी एक खास भूभाग जो है, जमीन का कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो भी हमारी जैव विविधता होगी, जैव विविधता का मतलब है वहां पे किस तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे, किस तरह के जानवर मिलेंगे, उन सभी, किस तरह के लोग रहेंगे, उन सभी को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसमें बचाने के लिए संरक्षित की जाती है। अब इसमें आता कौन कौन है ये भी समझ लेते हैं। तो इसमें जीव जंतु, इसमें जीव जंतु, वनस्पति, मानव जनसंख्या, सब शामिल होते हैं, सभी शामिल होते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे तीनों प्रकार के वो संरक्षित क्षेत्र जिन्हें सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाता है किसी वनस्पति के लिए, किसी खास प्रजाति के जानवर को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिन्हें हम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, और वन्य जीव अभयारण्य को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और राष्ट्रीय उद्यान को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान और उससे जुड़े कुछ बिंदु। जब भारत में 1970 तक सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान, और वर्तमान में आज के समय में लगभग 107 है, इसको 4 कर लीजिएगा, लगभग 104 लगभग जो है वो हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। पहला राष्ट्रीय उद्यान
अक्सर आता है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहला, इसके अलावा तैरता हुआ, तो ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो खास प्रश्न होते हैं राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए, उन्हें हम यहाँ पर समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि है हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और इसी नेशनल पार्क का नया नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? ये है हमारा उत्तराखंड में। चलिए इसको नोट कर लीजिए कि ये हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, स्थापना 1936 में हुई, बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर लिया गया, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लगभग क्षेत्रफल में 4400, कितना होगा? 4400 एग्जैक्ट 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये है किस क्षेत्र में? ये है हमारा लद्दाख क्षेत्र। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी होगा, तो सबसे छोटा ये कहाँ पर है और इसका नाम क्या है? तो जैसे हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सिचुएटेड एट लद्दाख। स्क्वायर एरिया है इसका 4400 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा पढ़ते हैं, सबसे छोटा है साउथ बटन, कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए, और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये सिर्फ 0.03 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ इतना सा है ये। अगला पॉइंट कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है? ठीक है, तो हमारा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है और कहाँ पर है, किस राज्य में? तो ये है हमारा केवुल लामजाओ। अब इसके नाम से लग रहा है आपको केवुल लामजाओ, तो ये किस तरफ होगा? ये होगा नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नाम ही थोड़ा सा अजीब पढ़ने में आ रहा है। तो ये है हमारा मणिपुर में, और मणिपुर में एक प्रसिद्ध झील का भी नाम, वो है कौन सी? लोकटक झील। तो वहीं पर उसी झील के किनारे
ये राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये विश्व का एकमात्र, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये आप नोट कर लें कि हमारा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। किस झील के किनारे? लोकटक झील। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब समझते हैं। अच्छा ये बताइए, पहला मरीन मतलब समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? हमारा पहला मरीन, जिसको कि हम समुद्री भी कहते हैं, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका आंसर भी होगा मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? ये है कच्छ में। और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात। और इस तरह से कुल 6 मरीन राष्ट्रीय उद्यान। मतलब अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि कुल कितने मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो आंसर होगा 6। लेकिन पहला पूछें कि पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या पहला मरीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? मरीन राष्ट्रीय उद्यान कच्छ, गुजरात। किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? चलिए बताइए। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, जिनकी संख्या है 11। ठीक है, चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारे कुछ कुछ खास और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को स्टेट वाइज। चलिए पहला हमारा स्टेट है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में हम देखते हैं, एक तो है दाचीग्राम, एक है हमारा सिटी फॉरेस्ट, और इसी सिटी फॉरेस्ट को हम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। सलीम अली ये कौन थे? ये एक प्रसिद्ध पक्षीविद थे, जिनको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जो पक्षियों के बारे में जानकारी हमको देते थे। इसीलिए इनके नाम पर सिटी फॉरेस्ट को सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और अगला जो है राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है किश्तवाड़। किश्तवाड़ दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको दाचीग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, ग्राम आप जानते हैं, ग्राम का मतलब होता है गांव, और दाची का मतलब है 10। तो इसका मतलब है कि ये 10
गांव से मिलकर, या इसका जो क्षेत्र है वो 10 गांव को कवर करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दाची ग्राम। ठीक है, चलिए अब हमारी इसी के पास की जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, इसमें अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा हिमाचल प्रदेश। चलिए अब समझ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले तो हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद और आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। एक है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है हमारा पिन वैली मतलब घाटी। और इसके अलावा हमारा सिम्बलवारा। नाम थोड़े से अलग हैं, इसलिए इनको समझने की और याद रखने की बार बार याद रखने की कोशिश करना। सिम्बलवारा। चलिए, ये है हमारे राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान और सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान। ये थे वो राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में। अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के। तो हमारा अगला राज्य है उत्तराखंड। चलिए देवभूमि उत्तराखंड से शुरू करते हैं। सबसे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नोट कीजिए साथ साथ इसको। दूसरा है हमारा गोविंद पशु विहार। अगला है फूलों की घाटी, इसी को हम बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर, जिसमें लगभग अनगिनत किस्म के फूल जो हैं ये इस घाटी में खिलते हैं। ये भी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री और हमारा जिम कॉर्बेट। ठीक है, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित हैं। इनको नोट कीजिए। समझ लेते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि जिम कॉर्बेट जो है ये प्रसिद्ध है अपने बंगाल टाइगर के लिए, और साथ ही शुरुआत में इसको 1954-55 पहले इसका नाम आपने पढ़ा था कि सबसे पहले इसका नाम था गेली राष्ट्रीय उद्यान। बाद में 1954 से 55 के दरमियान
इसका नाम तो 1954-55 में इसका नाम बदलकर इसका नाम पहले रामगंगा रखा, लेकिन बाद में एक साल बाद ही 55-56 के समय इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। ठीक, तो 1955-56 से जब से इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा है, तब से इसका नाम जिम कॉर्बेट है। और हमारे भारत में टाइगर बाघ की संख्या बाघ की कम संख्या को देखते हुए उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया। और इसी टाइगर प्रोजेक्ट में सबसे पहले किस स्थल को शामिल किया? तो प्रोजेक्ट शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान मान सकते हैं या फिर पहली स्थल भी मान सकते हैं। ठीक है, जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, बढ़ते हैं अगले स्टेट बिहार की तरफ। तो बिहार में हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान बना था 1990 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1990 में, और उससे पहले ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य था। तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसको बनाया गया था 1978 में। पहले वन्य जीव अभ्यारण्य था 1978 में, बाद में उसको 1990 में राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा अगला राज्य और अगला राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड जो है वहां पर जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय। ठीक है, ये उद्यान भी 1973 में पहले वन्य जीव अभ्यारण्य था और बाद में 1986 में इसको बनाया गया। इसको 86 कर दीजिएगा। 1986 में इसको बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, और 1974 में इसे मतलब बेतला राष्ट्रीय उद्यान को जो पलामू
पलामू जो है ये एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तो 1974 के समय जब ये क्या था, एक वन्यजीव अभयारण्य था, तो उस समय इसे पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भी शामिल किया गया था। मतलब इसका कुछ हिस्सा पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अब झारखंड के बाद बढ़ते हैं हमारे अगले राज्य जो कि है पश्चिम बंगाल। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपने हमारी क्लास नदियों वाली देखी होगी जिसमें हमने बताया था कि सुंदरवन जो है डेल्टा भी है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और उसी डेल्टा के पास में स्थित है ये हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान है संगालीला राष्ट्रीय उद्यान। फिर है हमारा गौरामारू, न्योरा घाटी, फिर है बक्सा और आखिरी है जलदापारा। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हमारे पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक चीज और है कि इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया। अब जो लोग रामसर स्थल नहीं जानते उन्हें बताते हैं कि रामसर स्थल क्या होता है। रामसर स्थल जो आर्द्र भूमि होती है, जो वेटलैंड जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे स्थलों को चुनता है और उन्हें फिर रामसर स्थल में शामिल करता है। भारत के कई ऐसी वेटलैंड्स या फिर दलदलीय क्षेत्र जो हैं वो रामसर साइट में आते हैं। और ये 2019 से 2000, इसको ऐसे लिख लें कि इस राष्ट्रीय उद्यान को 2019 में रामसर स्थल में शामिल किया गया। ये थे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान। कुछ और राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें हम हमारे इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। साथ में और भी जो हमारे टॉपिक रहेंगे इस जीके सीरीज की, उन्हें हम लगातार आपके साथ बांटते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।